वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज के बारे में। अब बात करते हैं गोनेड्स की। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और गोनेड्स हमारे लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमने हेड से लेकर और पूरे नीचे तक जितने भी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है सबके बारे में पढ़ लिया है। हेड के अंदर सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद पिन्नल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड हमारे हेड के अंदर थे। उसके बाद यहाँ पर गले के अंदर हमारा था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही थे हमारे पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड के फिर नीचे आएंगे तो हमारे आएंगे फिर यहाँ पर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से नीचे आएंगे फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड और फिर पैनक्रियाज। उसके बाद आते हैं फिर हमारे गोनेड्स। तो गोनेड्स बोलते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर गोनेड्स अलग अलग होते हैं। गोनेड्स बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरीज है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं वो ऑर्गन जो कि गैमीट्स बनाते हैं। मेल के अंदर अलग टाइप के गैमीट्स बनते हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं, एग बनते हैं। तो इस वजह से दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं। तो दोनों के जो गोनेड्स हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो भी डिफरेंट है। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवेरीज होती है। तो गोनेड्स बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल के अंदर क्या आएंगे? टेस्टिस, और फीमेल के अंदर हमारे ओवेरीज। टेस्टिस और ओवेरीज, इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स बोलते हैं। जो मेल गोनेड्स हैं जो कि टेस्टिस हैं, वो हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं जो कि गैमीट्स बनाते हैं। और मेल के अंदर जो गैमीट्स हैं वो कौन बना रहा है? टेस्टिस। मेल के गैमीट्स को हम बोलते हैं स्पर्म। टेस्टिड जो होंगे वो स्पर्म बनाएंगे और ओवेरी जो होंगी वो एग बनाएंगी या फिर ओवम बनाएंगी। ठीक है, लेकिन हमें स्पर्म कैसे बनते हैं, ओवम कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो हम बात करेंगे कि इन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनसे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कि ये जो हमारे गोनेड्स हैं, मेल के अंदर टेस्टिस है और फीमेल के अंदर ओवेरी है। तो ओवेरी से और टेस्टिस से क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं और इनके हार्मोन्स से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इनसे हार्मोन कैसे निकलते हैं, क्या होता है, सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेल से। हमारे मेल के अंदर जो गोनेड्स हैं उसको बोलते हैं हम टेस्टिस। जो टेस्टिस हैं, जो मेल के अंदर टेस्टिस हैं, वो एक बॉडी से बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। मतलब जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो हमारे टेस्टिस हैं वो बाहर है, बॉडी से बाहर की तरफ सिचुएटेड है। और ऐसे बैग के अंदर है, सैक के अंदर है, उसको बोलते हैं हम स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक क्या है? एक ऐसी थैली है जिसके अंदर हमारे टेस्टिस हैं। ओके, जो टेस्टिस हैं ये मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरीज हैं। ये एक टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं। तो हम मेन जो चीज पर फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि टेस्टिस जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करते हैं, टेस्टिस से क्या क्या हमारे हार्मोन्स निकलते हैं और कैसे कैसे उन हार्मोन से हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। हमारे अंदर एक पेयर में टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस किसके अंदर बंद रहते हैं? स्क्रोटल सैक के अंदर। स्क्रोटल सैक की बाहर वाला जो हमारा सैक है, जो एक थैली है जिसके अंदर टेस्टिस हमारे रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। और हमारी बॉडी से बाहर क्यों है टेस्टिस? क्योंकि स्पर्म के बनाने के लिए बॉडी को, जो हमारा टेस्टिस है, उनको कम टेम्परेचर की जरूरत चाहिए। जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर की जरूरत चाहिए। इसलिए हमारे जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर की तरफ है। मतलब जो एब्डोमेन है हमारा, एब्डोमेन के आउटसाइड क्यों है, बाहर की तरफ क्यों है, अंदर की तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर देखें तो टेस्टिस के अंदर होती हैं हमारी बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो होता क्या है, अगर मैं हम एक टेस्टिस को ऐसे बना देता हूं,
ऐसे ओवल शेप का एक हमारा टेस्टिस है। एक टेस्टिस के अंदर हमारी लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ऐसे 250 होती हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। मतलब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एक पूरा हमारे अंदर कितने टेस्टिस, एक पेयर में टेस्टिस यानी 2 टेस्टिस होते हैं। 2 में से मैंने एक ड्रा करा है, ऐसे ओवल शेप का होता है और एक टेस्टिस के अंदर हमारे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हमारे मैंने 3 दिखाए यहाँ पर, लेकिन ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेके 3 हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। मतलब 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ऐसे हर एक के अंदर हमारी 1 2 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है। मतलब 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारी सेल्स होती हैं, उन सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी। एक तो वो वाली सेल होंगी जो कि स्पर्म बनाएंगी, उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ये तो वो सेल हैं जो कि स्पर्म बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएंगी। इसके साथ साथ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक और सेल होंगी हमारी, जिनको बोलते हैं हम सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। तो मैंने ग्रीन कलर से इसको दिखा दी। दूसरी टाइप की सेल्स हमारी सर्टोली सेल। देखो, क्योंकि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बनेंगे और स्पर्म बनाने वाली सेल हमारी स्पर्मेटोगोनिया। एक दूसरी सेल भी है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिनको सर्टोली सेल बोल रहे हैं। और सर्टोली सेल स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं। जो इमैच्योर स्पर्म है उसको मैच्योर कराने में और स्पर्म को न्यूट्रिशन वगैरह देने में इनका काम रहता है। अच्छा, ये कलर भी खर्च हो गया, व्हाइट कलर बचा है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के साइड में ये जो जगह रह गई यहां पर, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पर जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल है ना, या फिर इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल्स या फिर बोलेंगे इसको इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल इनको बोलते हैं, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के साइड में जो सेल्स हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सी सेल देखी है? एक तो स्पर्मेटोगोनिया हमारी, जो कि स्पर्म बनाएंगी। ये वाली सेल पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमारी 2 सेल जो हैं, एक तो सर्टोली सेल और दूसरी वाली लीडिंग सेल। इन सेल पे हमारा मेन फोकस रहेगा अभी। देखो, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि वो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर है, उसमें भी एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं हमारे गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन के अंदर 2 हार्मोन थे हमारे, अगर याद हो तुम्हें तो, LH और FSH। गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन के अंदर 2 हार्मोन थे, एक तो LH, दूसरा FSH। जो LH हार्मोन है, LH हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लीडिंग सेल पर। LH हार्मोन कहाँ जाके लगेगा? L4 LH हार्मोन L4 लीडिंग सेल।
तो LH हार्मोन लीडिंग सेल पर जाकर एक्ट करेगा और फिर लीडिंग सेल अपने अंदर से एक हार्मोन निकालेंगी, स्टेरॉइड हार्मोन होगा वो एक, जिसको बोलते हैं हम एंड्रोजन। लीडिंग सेल से जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम है एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, ठीक है। LH आकर एक्ट करा लीडिंग सेल पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले LH और FSH। LH ऐड करा लीडिंग सेल पे और लीडिंग सेल ने अपने अंदर से निकाला एंड्रोजन, और एंड्रोजन में भी मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी देखते हैं क्या करता है ये। दूसरा वाला जो है हमारा FSH, वो एक्ट करता है जाकर सर्टोली सेल पर। ये जो FSH है ये हमारा जाके लगेगा सर्टोली सेल पर, ठीक है। जाते ही इसको कैसे लेकर जाएं, FSH ये गया, 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 ठीक है। सर्टोली सेल पे जाकर ये एक्ट करा, और सर्टोली सेल पे इसने स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ये हमारे यहाँ से निकलेगा, जो कि स्पर्म के मैच्योरेशन में और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करेंगे, दोनों मिलकर। देखो LH, L4LH लीडिंग सेल पे लगेगा, FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो एक्ट करता है हमारा सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल अपने अंदर से निकालती है स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर, जो कि स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, और साथ में ये जो हमारे दोनों हार्मोन है, लीडिंग ये वाला एंड्रोजन और दूसरा हमारा स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर, ये सब मिलके किस चीज को करा रहे हैं, ये सब मिलके हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ये उसको क्या बोलते हैं कि स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोसेस को। कौन कौन हमारे जो LH और FSH दोनों ही, LH हमारा लीडिंग सेल से, वहां से एंड्रोजन निकल रहा है, एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है मेल के, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। FSH हमारा सर्टोली सेल पर, सर्टोली सेल से स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर निकलेगा, और ये सारी चीजें मिलकर स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर, एंड्रोजन और हमारा ये दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को कराएंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को कराएंगे, और स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर स्पर्म को मैच्योर भी कराएगा। एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। चलो अब यहां देखते हैं, देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल या फिर स्ट्रोमल टिश्यू होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ थी, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के साइड में जो जगह बच जाती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल सेल, जिनको हम लीडिंग सेल भी बोलते हैं। लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, जो कि कहाँ पर होती हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के साइड में जो स्पेस बच जाता है वहां पर लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल होती हैं। और लीडिंग सेल के अंदर से निकलता है एंड्रोजन। एंड्रोजन में भी मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। ये लीडिंग सेल एंड्रोजन क्यों सीक्रेट करती हैं, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से इन्हें ऑर्डर मिलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन निकलता है, गोनाडोट्रोपिन में LH एक्ट करता है लीडिंग सेल पर, FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल पर। लीडिंग सेल पर LH एक्ट करेगा और लीडिंग सेल फिर अपने अंदर से एंड्रोजन निकालेंगी, और एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन होगा। फंक्शन क्या है एंड्रोजन का, सर्टोली सेल पे तो हमारा वो लग रहा है FSH, जो कि हमारा स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में वो हेल्प कर रहा है। एंड्रोजन का काम है हमारा मेल के अंदर जितने भी एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कराना, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है जिसको बोलते हैं लिबिडो, लिबिडो जो हमारा मेल का जो है सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मसल की ग्रोथ, हेयर्स की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, ये सारे काम है हमारे एंड्रोजन के। तो मेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको एंड्रोजन कंट्रोल करता है, और एंड्रोजन में भी मेनली हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है।
तो जो मेल की जो मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जो बॉडी के अंदर जो ये फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, या फिर जो वॉइस की जो आवाज़ है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। वो चेंज क्यों हो रही है, इसको बोलते हैं लो पिच वॉइस। जो वॉइस की वॉइस है वो थोड़ी लो पिच की होती है। अगर फीमेल की वॉइस की बात करें तो वो हाई पिच की होती है। तो ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं मेल के अंदर, जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उसके सेक्सुअल बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, फेशियल हेयर आ रहे हैं, मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वॉइस चेंज हो रही है, ये सब एंड्रोजन की वजह से हो रहा है। और एंड्रोजन में भी मेनली टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन लीडिंग सेल से निकल रहा है और लीडिंग सेल एंड्रोजन निकाल रही है जब लीडिंग सेल पर LH हार्मोन आके लग रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, एंड्रोजन साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी करा रहा है। उसके साथ जो FSH था वो जाके लग रहा था हमारा सर्टोली सेल से, जो स्पर्म को मैच्योर कराने में और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कराने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, जो हमारा एंड्रोजन है वो हमारा एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी बॉडी के अंदर प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट के बनने में भी हेल्प करते हैं। जहां पर भी ये एनाबॉलिज्म लिखा हुआ आ रहा है ना, एनाबॉलिज्म का मतलब बनना। दो चीजें होती हैं, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब टूटना और एनाबॉलिज्म का मतलब बनना। तो यहाँ पर बनना किसका, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। देखो मसल्स की ग्रोथ करानी है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बनाना पड़ेगा। तो प्रोटीन का बनना और कार्बोहाइड्रेट का बनना, इसमें भी एंड्रोजन का रोल रहता है। ठीक है, एंड्रोजन का क्या क्या रोल हमारे पास याद रखेगा। एक तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन कराना। मेल के जितना भी सेक्सुअल बिहेवियर है वो एंड्रोजन कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ मेल की जो वॉइस है और जो हेयर्स हैं, जो हमारे एक्सियल जेनाइटल हेयर्स हैं, ये सारे हमारे एंड्रोजन कंट्रोल कर रहा है। एग्रेसिवनेस है वो टेस्टोस्टेरोन हमारा, जो कि एंड्रोजन कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का बनना भी एंड्रोजन कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं ओवेरीज की। ओवेरीज हमारी फीमेल के अंदर, जो हमारा गोनेड्स हैं उनको ओवेरी बोलते हैं। और ओवेरी हमारी फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हैं, जो कि अपने अंदर से एग बनाती हैं। ठीक है, एक चीज पता है, मेल के जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो बॉडी से थोड़ा बाहर की तरफ था, आउटसाइड एब्डोमेन था, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमें कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जबकि ओवेरीज की बात करें तो ये फीमेल की बॉडी के इनसाइड होती हैं। यहाँ पर ओवेरीज को एग बनाने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवेरीज कितनी होती हैं, जो टेस्टिस पेयर्स में होते हैं तो ओवेरीज भी पेयर में होती हैं, और ये इनसाइड द एब्डोमेन होती हैं, एब्डोमेन के अंदर की तरफ होती हैं। जबकि जो टेस्टिस थे वो एब्डोमेन से बाहर की तरफ थे और एक ऐसे सैक के अंदर थे, स्क्रोटल सैक के अंदर थे। लेकिन जो हमारी ओवेरीज हैं वो हमारी एब्डोमेन के अंदर की तरफ होती हैं। और जो ओवेरीज हैं वो अपने अंदर से ओवम बनाती हैं, ओवम या फिर एग हम उसको बोलते हैं, जो कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक वो एग बनाती रहती हैं। ठीक है, हमें जो मेन फोकस करना है वो फोकस करना है कि ओवेरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही, साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी ये काम करती है। तो ओवेरी से क्या क्या हार्मोन्स निकलेंगे उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। ओवेरी के अंदर होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, और ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है। देखो यहां देखो, जैसे ये हमारी ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर हमारे ऐसे फॉलिकल होते हैं जिनको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद हमारा बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शियरी फॉलिकल, TF करके लिख दिया। उसके बाद मैंने ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल को मैं GF करके लिख देता हूँ, है ना। ये वो GF नहीं है, ये ग्राफियन फॉलिकल वाला GF है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है और उसके अंदर से निकलता है हमारा सेकेंडरी oocyte। यहां से ये निकल गया सेकेंडरी oocyte, बाहर निकल गया। और बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा येलो कलर का एक
कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम आगे वो डिपेंड करता है, डीजनरेट भी हो सकता है या फिर मेंटेन भी बन के रह सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें ओवरी के अंदर होती हैं। ठीक है, अभी जो हमारा मास्टर ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हमारे गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करता है। गोनेडोट्रोपिन में दो हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, तो दो हार्मोन यहां से निकलेंगे, LH और FSH। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा फॉलिकल्स के ऊपर, प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी फॉलिकल की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है यानी प्रोमोट कर रहा है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को। ठीक है, दूसरा हमारा है LH हार्मोन। LH हार्मोन इसको ऊ साइड को बाहर निकलने में, मतलब जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है 14वें मेंस्ट्रुअल डे पर, जो ग्राफियन फॉलिकल फटता है वहां से ऊ साइड बाहर निकलता है। जब सेकेंडरी ऊ साइड बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है, ये ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, चलो येलो से कर रहे हैं, ओव्यूलेशन हो रहा है। और ओव्यूलेशन को कौन कराता है, LH हार्मोन। तो LH हार्मोन का एक काम हमें पता चल गया, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है ग्राफियन फॉलिकल को फाड़कर, और बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम भी LH हार्मोन का है। तो दूसरा काम इसका, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करना, सेकेंडरी को टर्शरी में कन्वर्ट करना, ये काम किसका है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और ये जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के अंदर से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन। फॉलिकल अपने अंदर से क्या निकालते हैं, एस्ट्रोजन। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है ना, सेम चीज के लिए फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है। यानी जो काम टेस्टोस्टेरोन को क्या बोलते थे, मेल सेक्स हार्मोन, अगर फीमेल सेक्स हार्मोन पूछे तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारी फीमेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उन सब चीजों के लिए एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल है। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा ये जो बना है, ये भी अपने अंदर से हॉर्मोन्स निकालेगा। ये हार्मोन क्या क्या निकालेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से मेन हार्मोन जो निकलेगा वो निकलेगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही स्टेरॉइड हार्मोन है। मतलब ये वाले हार्मोन कौन से हैं, लिपिड या फिर लिपिड नेचर के हार्मोन है। एक हार्मोन होते हैं प्रोटीन नेचर के, वो वाले अलग होते हैं, हमारे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारे प्रोजेस्टेरोन निकालता है, और जब लेटर फेज होता है प्रेगनेंसी का उस टाइम पे रिलैक्सिन भी निकालता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये याद भी नहीं, रिलैक्सिन लेटर फेज में प्रेगनेंसी के निकलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं दे रखा है। इस चैप्टर में दे रखा है कि कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेस्टेरोन का काम है जो फीमेल के अंदर, जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है उस लेयर को मेंटेन करके रखने का काम। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन का काम जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको मेंटेन करने का काम, मेंटेन एंडोमेट्रियम लेयर। और प्रोजेस्टेरोन का दूसरा काम है कि जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड में मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखो प्रोजेस्टेरोन एक तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी लेयर को मेंटेन करेगा, दूसरा काम प्रोजेस्टेरोन का मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो मिल्क के जो मेमरी ग्लैंड के अंदर अलग अलग हमारे हार्मोन्स लग रहे थे। पहले लग रहा था वहां पर प्रोलैक्टिन, अगर मेमरी ग्लैंड की बात करूं तो प्रोलैक्टिन लग रहा था एक हार्मोन वहां पर। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था मेमरी ग्लैंड का। याद करो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से PRL निकलना था, प्रोलैक्टिन निकलना था, वो डेवलपमेंट करता है किसका, मेमरी ग्लैंड का। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन भी मेमरी ग्लैंड पे लगता है, और प्रोजेस्टेरोन मिल्क का फॉर्मेशन करता है मेमरी ग्लैंड में। अगली चीज क्या लगती है, प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड के अंदर एल्वियोलाई को बनाता है जिसके अंदर हमारा मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अगली चीज जो मेमरी ग्लैंड पे लगेगा वो लगता है ऑक्सीटोसिन। डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन हमारा क्या करता है कि मिल्क के इजेक्शन के लिए, यहां पर डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, दूसरा हमारा प्रोजेस्टेरोन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, यानी एल्वोलाई का फॉर्मेशन करता है जिससे कि मिल्क का फॉर्मेशन में हेल्प होगा, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन इजेक्शन ऑफ मिल्क, और ऑक्सीटोसिन का दूसरा काम है हमारा यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना। जो हमारी बीच वाली यूट्राइन वॉल है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मीजोमेट्रियम, जो हमारी बीच वाली एंडोमेट्रियम लेयर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम हमारा ऑक्सीटोसिन का काम है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया, देखो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी ओसाइड बाहर निकल जाता है और बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम में इतनी बात है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन का काम है जो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करने का, यानी फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है हमारा एफएसएच। एलएच हार्मोन हेल्प करता है ओव्यूलेशन कराने में, इस जगह पे ओव्यूलेशन हो रहा है, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में। अब फॉलिकल के अंदर से निकलते हैं हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन, और एस्ट्रोजन हमारा फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है। इसके साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से निकलता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन एक तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, दूसरा काम इसका एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की, उस लेयर को मेंटेन करने का काम भी कॉर्पस ल्यूटियम का है। इसके साथ साथ जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिलैक्सिन भी हार्मोन रिलीज करता है, जो कि लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी के टाइम पर वो करता है। तो ओवेरी हमारी ओवेरियन फॉलिकल से मिलकर बनती है और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनती है। जो ओवेरियन फॉलिकल है वो अपने अंदर से एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, और एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं और प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओव्यूलेशन के बाद जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ओवेरी जो फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल, वो तो अपने अंदर से एस्ट्रोजन निकालते हैं, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन निकालता है, और प्रोजेस्टेरोन भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है, यानी लिपिड नेचर वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी स्टेरॉइड हार्मोन है, और इसके साथ साथ जो हमारे टेस्टोस्टेरोन था और एंड्रोजन है वो भी हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है। तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, और प्रोजेस्टेरोन का काम प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना, यानी जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की उसको मेंटेन करना, और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराना मेमरी ग्लैंड के अंदर। एस्ट्रोजन हमारा फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने के लिए, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने के लिए एंड्रोजन, एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करने के लिए एस्ट्रोजन, और हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए भी हमारा एस्ट्रोजन। फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे हमारी फीमेल की जो वॉइस है वो ऐसे हाई पिच वॉइस होती है। तो हाई पिच वॉइस क्यों होती है फीमेल की, एस्ट्रोजन की वजह से। फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी हमारा एस्ट्रोजन ही कंट्रोल करके रखता है। और डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड को भी डेवलप कराने में एस्ट्रोजन का रोल रहता है। प्रोजेस्टेरोन का काम हमारा प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा काम मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के फॉर्मेशन का काम हमारा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो अभी हमने गोनेड्स के बारे में पढ़ लिया है। गोनेड्स में मेल के अंदर हमारे टेस्टिस थे, फीमेल के अंदर हमारी ओवरीज थी। टेस्टिस से हमारा जो लीडिंग वाली सेल थी वहां से एंड्रोजन निकल रहा था, और जो हमारी जो सर्टोली सेल थी वहां से हमारा स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर निकल रहा था, और साथ में दोनों मिलकर वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प कर रहे थे।
एंड्रोजन को हम एंड्रोजन के अंदर मेनली टेस्टोस्टेरोन था और टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। फीमेल के अंदर ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल थे, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर से एस्ट्रोजन निकल रहा था और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे उनको कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ साथ जो कॉर्पस ल्यूटियम था, कॉर्पस ल्यूटियम हमारा ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया था कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख रहा था, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कर रहा था एल्वियोलाई के अंदर, जो मेमरी ग्लैंड के अंदर एल्वियोलाई है उनका फॉर्मेशन कर रहा था, तो मिल्क का फॉर्मेशन भी कर रहा था। ठीक है, ये तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हमारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ और भी ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं जो कि हार्मोन्स निकालते हैं। हम उनको एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कंसिडर्ड नहीं करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम उनको कंसिडर्ड नहीं करते हैं, लेकिन वो भी अपने अंदर से हार्मोन्स निकालते हैं। जैसे हमारी जो हार्ट की वॉल्स हैं जिनको बोलते हैं एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, जो हार्ट की वॉल है वो भी अपने अंदर से एक हार्मोन निकालते हैं जिसको बोलते हैं एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, जिसको बोलते हैं ANF। ANF कहाँ से निकलता है? हार्ट की वॉल से, जिसको बोलते हैं एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से ANF निकलता है और ANF का काम है ब्लड प्रेशर को कम करने का। ANF का काम क्या है? ब्लड प्रेशर को कम करने का, BP को कम करने का। BP को कम कैसे करेगा? ब्लड वेसल्स को डायलेट करके, जो ब्लड वेसल्स है उनको चौड़ा कर देगा। जब ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ANF क्या कर देता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हार्ट की वॉल, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को बोलते हैं एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर को हम बोलते हैं ANF। ANF का काम क्या है? ब्लड प्रेशर को कम करना है कि ज्यादा करना? कम करना। ब्लड प्रेशर को, जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट की जो वॉल होंगी वो अपने अंदर से हार्मोन निकालेंगी एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, और एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर हमारे BP को कम करेगा। कैसे कम करेगा? जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कराकर, ब्लड वेसल्स को ऐसे चौड़ा कर देगा जिससे कि प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है, जो किडनी है, किडनी में जो नेफ्रॉन है, देखो किडनी के अंदर ये वाला पार्ट है हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वाला पार्ट और DCT वाला पार्ट, ये इतनी दूर दूर लग रहे हैं, लेकिन जब नेफ्रॉन होता है वो बहुत ज्यादा कोइल्ड होता है। कोइल्ड होता है तो DCT वाला पार्ट, ये DCT वाला पार्ट है। DCT वाला पार्ट और ग्लोमेरुलस वाला पार्ट बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, और जिनसे मिलके बनता है JGA, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस में जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं, मैक्यूलर डेंसा नाम की सेल होती है, लेसिक सेल होती हैं। ये हम जो हमारा किडनी वाला चैप्टर है उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी देखो कि जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस, सिंपल बोलूँ तो ग्लोमेरुलस और हमारी DCT वाला पार्ट ये बहुत पास पास होता है, जिससे मिलके बनता है जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। और जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस के अंदर होती हैं JGC, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। अब ये जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं ये अपने अंदर से एक हार्मोन निकालेंगी, उस हार्मोन का नाम है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। देखो ये हमारा पूरा एक जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस है, इस जगह पर ये है ना एक जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस में सेल होती हैं JGC, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। और जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स अपने अंदर से एक हार्मोन निकालती हैं, उस हार्मोन का नाम क्या है? इरेथ्रोपोइटिन। और इरेथ्रोपोइटिन हमारे फॉर्मेशन ऑफ RBC में हेल्प करता है। इसी साल 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स जो हैं वो कौन सा हार्मोन निकालती हैं? इरेथ्रोपोइटिन। और इरेथ्रोपोइटिन किस चीज में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ RBC में हेल्प करता है। RBC को मैच्योर कराता है ना। देखो
जैसे ही इट स्टिमुलेट इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो एक तो एएनएफ निकलता है, हार्ट से क्या निकलता है, हार्ट की वॉल से निकलता है हमारा, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से निकलता है एएनएफ। एएनएफ बीपी को कम करता है। जो हमारा जेजीए है, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जो कि किडनी में है, वहां पर होती हैं जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स और वहां से निकलता है इरेथ्रोपोएटिन। और इरेथ्रोपोएटिन का हमारा काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन करना। तो ये हमने दो अभी ये पढ़ लिए हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हॉर्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारी जो स्टोमक वाली जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो हमारी इंटेस्टाइन वाली एलिमेंट्री कैनाल है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर से हमारे 4 हार्मोन निकलते हैं, नहीं तो 4 हार्मोन निकलते हैं। 4 कितने, 4। एक तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और हमारा कोलिसाइटोकाइनेस सीसीके। तो 4 हार्मोन निकले यहाँ पर, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और हमारा कोलोसाइटोकाइनेस। सबका एक एक करके काम देखते हैं। 4 हार्मोन निकलते हैं, 4 को मैं 4 बोल रहा हूँ, है ना। तो गैस्ट्रिन का काम है हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो स्टोमक की ग्लैंड है, स्टोमक के अंदर से क्या क्या निकलता था, HCl और पेप्सिनोजन। इन दोनों के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। गैस्ट्रिन का काम HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना, यानी स्टोमक की सेल से बोलना कि तुम अपने अंदर से HCl को सिक्रीट करो और पेप्सिनोजन को भी सिक्रीट करो। गैस्ट्रिन सपोर्ट करता है HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को। अगला आता है सिक्रीटिन। जो सिक्रीटिन हार्मोन है वो हमारा एक तो पानी को सिक्रीट कराता है H2O को, दूसरा काम है इसका बाइकार्बोनेट को SCO3- को, इस चीज को सिक्रीट कराता है। कहां से, पैनक्रियास से। सिक्रीटिन ये भी स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास से पानी का और बाइकार्बोनेट आयंस का, और पानी का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है हमारा सिक्रीटिन। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम से ही पता चल रहा है, नाम में क्या आ रहा है, इनहिबिटरी मतलब ये चीज को रोकेगा। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिन को रोकता है, यानी जो गैस्ट्रिन का एकदम अपोजिट काम कराता है। गैस्ट्रिन क्या बोल रहा था कि HCl को सिक्रीट करो और पेप्सिनोजन को सिक्रीट करो, उसका उल्टा बोलेगा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड HCl को और पेप्सिनोजन को सिक्रेशन को रोकेगा, यानी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकेगा। तो गैस्ट्रिन को रोकने के लिए कौन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का काम है गैस्ट्रिन को रोकना HCl सिक्रीट कराने से और पेप्सिनोजन सिक्रीट कराने से, यानी गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकने के लिए हमारा रहता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कोलिसाइटोकाइनेस हमारा एक्ट करेगा जाकर पैनक्रियास पर और गॉल ब्लैडर पर। कहां पर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, ठीक है, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, ब्लैडर और पैनक्रियास, ठीक है। इसको गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके यहां से निकलवाएगा ये बाइल को, और पैनक्रियास पे एक्ट करके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को निकलवाएगा, ठीक है। पैनक्रियास पे एक्ट करके पैनक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं जिनको बोलते हैं पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को कौन निकलवा रहा है, सीसीके पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को, ठीक है। बाइल जूस को और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को निकलवाने का काम सीसीके का। GIP का काम गैस्ट्रिन को इनहिबिट करने का, जो ये गैस्ट्रिन हार्मोन है इसको इनहिबिट करने के लिए।
तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP का काम है गैस्ट्रिन को इनहिबिट करने का, गैस्ट्रिन को रोकने का काम। चारों का काम समझ में आ गया। पहला वाला गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन का काम HCl का निकलना और पेप्सिनोजन का निकलना, ये काम है हमारा गैस्ट्रिन का। दूसरा हमारा था सिक्रीटिन, सिक्रीटिन का काम था हमारा पानी का निकलना और HCO3 का हमारा निकलना। इसके बाद था GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का काम था गैस्ट्रिन को ये सिक्रीट करने से रोकना। उल्टा, जैसे जो गैस्ट्रिन काम करवा रहा है उसका उल्टा काम कराता था GIP। अगला था हमारा CCK एक्ट करता था गोल ब्लेडर पर, दूसरा एक्ट करता है ये पैनक्रियास पर, और गोल ब्लेडर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, ये सारा काम हमारा इन चारों हमारे हार्मोन्स का। गैस्ट्रिक HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। सिक्रीटिन पानी का और बाइकार्बोनेट आयंस का, कहां से? पैनक्रियास से। इसके बाद गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिन को रोकेगा। CCK हमारा काम करेगा, एक तो पैनक्रियास पे जाके लगेगा और गोल ब्लेडर से बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को। इसके साथ साथ लीवर वगैरह से भी ग्रोथ फैक्टर वगैरह और निकलते हैं जो कि अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं। ये ग्रोथ फैक्टर हमारे रेस्पॉन्सिबल रहते हैं कि सही से टिश्यूज की ग्रोथ करने के लिए, सही से टिश्यूज को रीजनरेशन वगैरह कराने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, रीजनरेशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए टिश्यूज की, इन सब चीज़ों में ये ग्रोथ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, तो हार्ट से हमारा निकलता है ANF। दूसरा हमारा हार्ट के बाद किडनी से हमारा निकला इरेथ्रोपोइटिन जो कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ RBC करा रहा था। किडनी के अंदर JGA था, जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। JGA के अंदर JGCT, जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स, वहां से इरेथ्रोपोइटिन। हार्ट के अंदर हार्ट की जो वॉल्स थी वहां से निकल रहा था ANF जो कि BP को कम कर रहा था। और जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यहां से हमारे 4 हार्मोन निकल रहे थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद लीवर वगैरह से और भी हमारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर के नाम से हम जिनको जानते हैं, जो कि जरूरी होती हैं टिश्यूज के नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए टिश्यूज की, और हमारी रीजनरेशन करने के लिए टिश्यूज का। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, कितने टाइप्स के हमारे हार्मोन्स होते हैं, क्या नेचर क्या होता है हार्मोन्स का। तो पहले टाइप के हार्मोन आते हैं हमारे पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन, इनको पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स बोलते हैं। पेप्टाइड हार्मोन वो होते हैं जो कि हमारे, जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जैसे इंसुलिन वाले हार्मोन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यानी मोस्ट ऑफ द हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर है, ज्यादातर जितने भी सारे हार्मोन्स हैं वो पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन को याद करने की जरूरत नहीं है, जिनको मैं बोलूं उनको याद करना है बस, क्योंकि बाकी जो सारे बचेंगे वो पेप्टाइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन को याद करना है, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर कौन कौन आते हैं हमारे? कोर्टिसोल हमारे जितने भी एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हमारे हार्मोन निकल रहे थे, कहां से? एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर से 3 लेयर थी, एक तो सेक्स कोर्टिकोइड्स, दूसरे वाले हमारे निकलते मिनिरलोकोर्टिकोइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। मिनिरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और हमारे सेक्स कोर्टिकोइड्स, जोना रेटिकुलरिस सेक्स कोर्टिकोइड्स, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जोना ग्लोमेरुलोसा मिनिरलोकोर्टिकोइड्स। ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं ये आते हैं हमारे स्टेरॉइड्स के अंदर। एड्रिनल कोर्टेक्स और हमारे जो गोनेड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, यानी टेस्टिस से और ओवेरीज से जो हार्मोन निकलते हैं, टेस्टिस से और ओवेरीज से। टेस्टिस से हमारा क्या निकलता था? एंड्रोजन निकलता था। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता था जिसके अंदर।
एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्राडायोल हमारा एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता था। तो ये जो हार्मोन है बस एड्रिनल कोर्टेक्स याद रखो और हमारे गोनेड्स याद रखो। एड्रिनल कोर्टेक्स से और गोनेड से जो हार्मोन निकलेंगे वो वाले हार्मोन्स हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। आइडोथायरोनिन्स, आइडोथायरोनिन्स हमारे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, दो टाइप के हार्मोन, ट्राई और टेट्रा, T3 और T4, ये हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। और लास्ट आते हैं हमारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें आते हैं हमारे जो कैटाकोलामाइंस थे, जैसे एड्रेनालिन, नोर एडिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। ये कहां से निकलते थे? एड्रिनल मेड्यूला से। एड्रिनल मेड्यूला, तो ये याद रखो एड्रिनल मेड्यूला से कौन से निकल रहे हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। और हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स से, ये तो याद ही रहेगा, थायराइड हार्मोन से हमारे आयोडीन वाले हार्मोन निकलते हैं। आयोडीन वाले हमारे ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। देखो आयोडीन का जहां भी नाम आए वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि आयोडीन अगर थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करना है तो आयोडीन की जरूरत उसे पड़ती है। तो ट्राई आइडोथायरोनिन नाम से ही पता चल रहा है। आइडोथायरोनिन्स के अंदर दो हार्मोन्स आएंगे, ट्राई आइडोथायरोनिन्स और टेट्रा आइडोथायरोनिन्स। ट्राई और टेट्रा आइडोथायरोनिन्स। पेप्टाइड हार्मोन तो बाकी सारे बचे पेप्टाइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड्स में आते हैं हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स और हमारे दूसरे जो गोनेड्स हैं, टेस्टिस और ओवेरीज। टेस्टिस से जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं और ओवेरीज से जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं, ओवेरीज से क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन निकल रहा है, प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है। टेस्टिस से कौन निकल रहा है? हमारा एंड्रोजन निकल रहा है। एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन है। एड्रिनल कोर्टेक्स से कौन निकल रहा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स निकल रहा है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में मेन हार्मोन कोर्टिसोल, और उसके साथ साथ हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड्स में मेन हार्मोन हमारा एल्डोस्टेरोन। इसके बाद सेक्स कोर्टिकोइड्स। सेक्स कोर्टिकोइड्स में हमारे एंड्रोजन और एस्ट्राडायोल। ये वाले हार्मोन्स हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स से निकल रहे हैं। तो एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको बोलते हैं स्टेरॉइड्स। इसके साथ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो कि एड्रिनल मेड्यूला से निकल रहे हैं। एड्रिनल मेड्यूला से दो हार्मोन निकलते हैं जिनको कैटाकोलामाइंस बोलते हैं हम, एड्रेनालिन और नोर एडिनलिन। एड्रेनालिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नोर एडिनलिन को नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। अच्छा, पेप्टाइड हार्मोन में तो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स वो होते हैं जो कि लिपिड से मिलकर बनते हैं, लिपिड नेचर के हार्मोन होते हैं। आइडोथायरोनिन्स ये आयोडीन नेचर के हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स ये भी हमारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, मतलब अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं जो प्रोटीन की चेन से मिलकर बने, जिनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है। ये वाले स्टेरॉइड हार्मोन हमारे वो हैं जो कि लिपिड नेचर के हैं, या फिर हमारे जो सेल के अंदर डायरेक्टली पास हो जाएंगे। देखो ये दो हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन और आयोडीन वाले हार्मोन, ये दो हार्मोन हमारे ऐसे हार्मोन हैं जो कि सेल के अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेल है हमारी, ये सेल है, ठीक है। सेल को कैसे पता चलता है? देखो हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब ब्लड पूरी सेल्स के पास घूमता हुआ जाता है और जिस सेल पे उसे लगना होता है वहां पे जाके हार्मोन्स लग जाता है, क्योंकि सेल्स के पास रिसेप्टर होते हैं, वो अपने हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये वाली सेल्स के पास इसके हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर होंगे। अब ये जो रिसेप्टर हैं ये दो जगह पर हो सकते हैं, या तो सेल के ऊपर होंगे या सेल के अंदर होंगे। तो स्टेरॉइड वाले हार्मोन और ये वाले आयोडीन वाले हार्मोन, आइडोथायरोनिन्स और स्टेरॉइड, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ये सेल्स के अंदर जाते हैं, यानी इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। अंदर बोलते हैं इंट्रासेलुलर इनके रिसेप्टर हैं। अगर इनकी बात करें पेप्टाइड हार्मोन्स की या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की, ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये सेल के बाहर ही रुक जाते हैं। देखो एक हार्मोन ऐसा हो सकता है जो कि जैसे पेप्टाइड हार्मोन आया, ये वाले हमारे स्टेरॉइड वाले हार्मोन आए, या फिर हमारे आयोडीन वाले हार्मोन आए। पेप्टाइड वाला हार्मोन जो आएगा वो सेल के बाहर ही जाकर रुक जाएगा, उसके रिसेप्टर सेल के बाहर होंगे। स्टेरॉइड वाला जो हार्मोन है ये सेल के अंदर पार हो जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर है।
दोनों में फर्क देख रहा हो, स्टेरॉइड वाला हार्मोन और आयोडीन वाले हार्मोन, पेप्टाइड वाले हार्मोन और अमाइनो एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स और पेप्टाइड हार्मोन सेल के बाहर ही रुक जाते हैं। इसको बोलते हैं, इनके जो रिसेप्टर हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हैं। मेम्ब्रेन के बाहर ही रिसेप्टर हैं, यानी इंटरसेल्यूलर है, सेल के बाहर बाहर रुक जाते हैं। ये सेल के अंदर चले जाते हैं, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है, इनके न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होते हैं। तो अभी हम हार्मोन का मैकेनिज्म देखेंगे ना कि हार्मोन कैसे काम करते हैं। तो दो टाइप के हार्मोन का मैकेनिज्म होगा, एक तो जो सेल के बाहर ही हमारा रुक जाए हार्मोन, न्यूक्लियस अंदर है, न्यूक्लियस तक ना जाए हार्मोन। एक हार्मोन ऐसा होगा कि जो कि अंदर तक चला जाए सेल के, जो अंदर तक चला जाता है वो जाते हैं स्टेरॉइड वाले और आयोडीन वाले। देखो स्टेरॉइड वाले हार्मोन लिपिड से मिलके बने हैं और सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी लिपिड से मिलके बनी है, ठीक है, ये भी लिपिड नेचर की होती है। तो लिपिड लिपिड में सोल्यूबल है, तो ये सोल्यूबल होकर इसके अंदर जा सकता है। लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन वाले हार्मोन है और जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलके बनी है, तो प्रोटीन लिपिड को पार नहीं कर पाता। तो इस वजह से इसके जो रिसेप्टर हैं वो बाहर होते हैं। ये क्या है? रिसेप्टर। तो हार्मोन एक्शन हम देखेंगे कि हार्मोन कैसे काम करते हैं। तो हार्मोन हम काम करते हैं, पहले हार्मोन जो होंगे वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे। हार्मोन क्या है? छोटे से केमिकल्स हैं जो कि ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे और जिस भी सेल के पास उस हार्मोन का रिसेप्टर होगा वो उस सेल से जाकर चिपक जाएंगे और उससे बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उससे फिर आगे चेंजेस आएंगे सेल के अंदर और फिर आगे और चेंजेस आएंगे। जैसे ये एक सेल है, इसके पास रिसेप्टर है, ये रहा रिसेप्टर। यहां पर एक ब्लड के अंदर हार्मोन घूमता हुआ आ रहा है, ये वाला हमारा ये हार्मोन आ रहा है, ठीक है। तो एक सेल हमारी ये है जिसके पास ऐसा रिसेप्टर है, तो ये वाला जो हार्मोन है वो इसी रिसेप्टर्स के लिए बना है, तो ये वाला हार्मोन इसी सेल पे जाके लगेगा, इस सेल पे जाके नहीं लगेगा। तो हर हार्मोन हर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। हर हार्मोन हर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होता है। इसीलिए तो जगह ब्लड के अंदर हमारे हार्मोन सीक्रेट हो गए तो उस हार्मोन को पता है किस सेल पे जाके लगना है। जो हार्मोन्स है वो अपनी टारगेट सेल पर ही जाके लगेगा। इस हार्मोन के लिए ये टारगेट सेल है और उस वाले हार्मोन के लिए, इस वाले हार्मोन के लिए ये भी एक हार्मोन है, उसके लिए ये टारगेट सेल है। तो ये वाला हार्मोन यहाँ पे जाके लग जाएगा, ये वाला हार्मोन यहाँ पे जाके लग जाएगा। तो जब ये यहाँ पे जाके लग जाएगा, चलो मान ले लग गया, ये वाला हार्मोन यहाँ पे आके लग गया, वो गोल वाला हार्मोन यहाँ पे आके लग गया, जो बनेगा इसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहां पर भी बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जरूरी नहीं कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल्स के बाहर ही बनेगा, अंदर भी बन सकता है, न्यूक्लियस के अंदर भी बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन सा वाला हार्मोन है। अगर अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन वाला हार्मोन है तो सेल के बाहर ही हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर स्टेरॉइड है या फिर आयोडीन वाला हार्मोन है तो न्यूक्लियस के अंदर जाकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद कुछ सेकेंडरी चेंजेस आएंगे और सेल के अंदर इसके चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो ये वाला जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो यहां से एक स्टेरॉइड हार्मोन आया, स्टेरॉइड हार्मोन हमारे सेल के अंदर तक चले जाते हैं। कौन कौन अंदर जाता है? स्टेरॉइड वाला और आयोडीन वाला। कौन अंदर नहीं जाता सेल के? प्रोटीन वाला और अमाइनो एसिड वाला। तो पेप्टाइड हार्मोन बाहर रह जाते हैं और अमाइनो एसिड वाले बाहर रह जाते हैं। बाकी सारे जो स्टेरॉइड हैं और जो आयोडीन वाले हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एक स्टेरॉइड हार्मोन आया, वो सेल के अंदर चला गया और डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर चला गया और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जाके वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद यहाँ से फिर और चेंजेस आएंगे सेल के अंदर, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन से अलग अलग चेंजेस आएंगे, ठीक है।
तो दो टाइप के हमारे हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, एक इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर जो कि सेल के अंदर होते हैं। एक तो रिसेप्टर है जो कि बाहर की तरफ ही है सेल के, यहां पे देखोगे बाहर की तरफ है ये रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाकर है। तो एक तो रिसेप्टर सेल के बाहर है, बाहर वाले रिसेप्टर को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। एक रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाकर है, उसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाकर रिसेप्टर है। एक है सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर वाला रिसेप्टर जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे कौन कौन से हार्मोन आके लगेंगे? एक तो पेप्टाइड हार्मोन हमारा, और दूसरा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड वाले हार्मोन। और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर पे कौन कौन से हार्मोन आगे लगते हैं? तो स्टेरॉइड वाले हार्मोन, और दूसरा हमारा लगता है आयोडीन वाले हार्मोन। ठीक है, एक तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये वाले जो हार्मोन है, और स्टेरॉइड वाले हार्मोन जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स से और हमारे गोनेट से निकलते हैं। ये वाले हार्मोन सेल के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इनके रिसेप्टर होते हैं, इनको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। दो टाइप के रिसेप्टर, एक तो सेल के अंदर रिसेप्टर, एक सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर। एक सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये रिसेप्टर है, जैसे डीएनए वगैरह पड़ा इसका, इस जगह पे यहां पर रिसेप्टर है। तो ये वाले रिसेप्टर को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और ये वाले रिसेप्टर को बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। दो टाइप के रिसेप्टर। ये वाले रिसेप्टर से कौन आके बाइंड करेगा? हार्मोन आके बाइंड करेंगे। एक तो पेप्टाइड हार्मोन यहां पर आकर बाइंड कर सकता है, या फिर अमाइनो एसिड वाले। ठीक है, अमाइनो एसिड कौन होते हैं? जो एड्रिनल मेड्यूला से जो हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनालिन, नोरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, ये वाले हार्मोन हमारे यहां पर आकर बाइंड करेंगे। या फिर पेप्टाइड वाले हार्मोन यहां पर आकर कौन से हार्मोन बाइंड करेंगे? हमारे दो हार्मोन, स्टेरॉइड एक तो, और दूसरा हमारा आयोडीन वाले हार्मोन। आयोडीन वाले हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से जो हमारे हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4। स्टेरॉइड वाले हार्मोन जो कि हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स से जो निकलते हैं, और जो टेस्टिस से और जो ओवरीज से जो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर को। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में जो हार्मोन है वो सेल के बाहर ही रुक जाता है। जैसे हमारा हार्मोन आया FSH, FSH कहां से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। तो एक ऐसा हार्मोन है हमारा पेप्टाइड हार्मोन है, क्योंकि एड्रिनल कोर्टेक्स से और हमारे गोनेट से, एड्रिनल कोर्टेक्स से और गोनेट से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, और थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन हमारे आयोडीन वाले हार्मोन होते हैं। इनको छोड़ के बाकी और जो हार्मोन्स है वो सारे हमारे मेम्ब्रेन पर आकर ही रुक जाएंगे। इनको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे हार्मोन मेम्ब्रेन पर आकर ही रुक गया, और मेम्ब्रेन पर आकर रुककर यही बन गया क्या? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद हार्मोन अंदर नहीं जा सकता सेल के, हार्मोन बाहर ही रुक गया। तो हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर का यहां पर सहारा लेगा। किसका सहारा लेगा? सेकेंडरी मैसेंजर का। और सेकेंडरी मैसेंजर यहां पर क्या हो सकते हैं? साइक्लिक AMP, IP3 हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, या फिर साइक्लिक GMP भी हो सकता है। देखो होगा क्या, एक सेल के बाहर ही हमारे मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, यहां पर हार्मोन आकर ऐसे लग गया, तो यहां पर क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बाहर ही बन गया। अब इसके बाद आएगा, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स फर्स्ट। रेस्पॉन्स फर्स्ट में सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हार्मोन अंदर नहीं जा सकता सेल के, तो हमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर में क्या हो सकता है? हमारा साइक्लिक AMP हो सकता है, साइक्लिक GMP हो सकता है, इसके साथ कैल्शियम आयन हो सकते हैं, IP3 हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, GMP, IP3। उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर से आगे जाके फिर फर्दर चेंजेस होंगे, जिससे हमारी
प्रोटीन बनेंगी और प्रोटीन से फिर सेल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। देखो पहले रेस्पॉन्स नंबर फर्स्ट होगा, रेस्पॉन्स नंबर फर्स्ट में हार्मोन आकर पहले बाइंड कर दिया हमारा रिसेप्टर से, हार्मोन रिसेप्टर से आके बाइंड करा, इससे बना हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, जैसे साइक्लिक एएमपी कैल्शियम आयन, इसके पास साइक्लिक जीएमपी या फिर IP3 की भी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद बायोकेमिकल रेस्पॉन्स होगा और उसके बाद फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। बायोकेमिकल रेस्पॉन्स में जैसे प्रोटीन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है ना, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। दूसरा आता है हमारा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये पढ़ रहे हैं हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के बारे में। देखो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में क्या हुआ, जैसे हार्मोन है, हार्मोन पहले सेल से, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता तो वो बाहर ही रुक जाएगा। सेल के बाहर ही हमारे रिसेप्टर लगे होंगे जो हार्मोन्स को पकड़ लेंगे, तो उससे बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन हमारा बाहर ही यहाँ पर बन गया, इससे बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद होगा हमारा रेस्पॉन्स नंबर फर्स्ट। रेस्पॉन्स नंबर फर्स्ट में हमारे जो सेकेंडरी मैसेंजर का सहारा लिया जाएगा, हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकता तो सेकेंडरी मैसेंजर का सहारा लिया जाएगा। सेकेंडरी मैसेंजर में साइक्लिक एएमपी हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकते हैं, IP3 हो सकता है या फिर हमारे साइक्लिक GMP हो सकता है। सेकेंडरी मैसेंजर आगे चेंजेस करेंगे जिसको बोलेंगे बायोकेमिकल रेस्पॉन्स, आगे चेंज करेंगे जिसको बोलेंगे बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। बायोकेमिकल रेस्पॉन्स में जैसे कोई प्रोटीन बन जाएगी, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स का एग्जांपल जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद आएगा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में जैसे ओवेरी जो है वो ग्रो कर गई तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अगर पूरी बात को मैं समझाऊं यहां पर तुमको, ये हमारी एक सेल है, सेल के इसके रिसेप्टर बाहर की तरफ लगा हुआ है, तो कैसा रिसेप्टर है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है क्या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है? ये रिसेप्टर कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। तो यहां पर आकर हमारा हार्मोन आके बाहर ही लग गया, तो ये बन गया स्टेप फर्स्ट हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद यहां पर आएगा रेस्पॉन्स नंबर फर्स्ट। रेस्पॉन्स नंबर फर्स्ट में क्या होगा, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर में कौन हो सकता है, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन हो सकते हैं, IP3 हो सकता है या फिर साइक्लिक GMP हो सकता है। ये सारी चीजें सेकेंडरी मैसेंजर होंगी। सेकेंडरी मैसेंजर अंदर मैसेज लेके जाएंगे, फिर सेल के अंदर हमारा होगा बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। बायोकेमिकल रेस्पॉन्स में मान लेते हैं जैसे कोई प्रोटीन बन गई, इसको बोल सकते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगला जो रेस्पॉन्स आएगा वो आएगा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। इस रेस्पॉन्स में उस प्रोटीन का फंक्शन होगा, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। जैसे प्रोटीन ने अपना फंक्शन कर दिया और हमारे जो जिस सेल के अंदर ये चीज हो रही है, सेल थोड़ी बड़ी हो गई, ग्रोथ हो गई सेल की, तो ये वाला जो सिस्टम आ रहा है ये पूरा कौन सा आ रहा है, हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में आ रहा है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में बाहर ही हमारा हार्मोन रुक जा रहा है, फिर अंदर हमारे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत मदद से फिर आगे हम प्रोसेस को इनिशिएट करा रहे हैं। अगला आता है हमारा इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बहुत इजी, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर में हार्मोन सीधा अंदर चला जाएगा सेल के। देखो ये हमारी सेल,
इसमें न्यूक्लियस और जो हार्मोन आएगा, इस बार जो हार्मोन है, हार्मोन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे मौजूद नहीं है, हार्मोन का रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है, इस जगह पर हमारा इसका रिसेप्टर है। हार्मोन सीधा अंदर आएगा और यहां पे आके बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अंदर आके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन का बनना हो गया बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। फिर ये प्रोटीन अपना कोई काम करेगी, इसके बाद आ जाएगा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। और अंदर कौन जाते हैं हमारे, कौन से हार्मोन जाएंगे हमारे, स्टेरॉइड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन्स, जो हमारे T3 और T4 वाले हार्मोन है। T3 और T4 थायराइड ग्लैंड वाले हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स वाले हार्मोन, और दूसरे गोनेट्स वाले हार्मोन। ठीक है, इसमें जो रिसेप्टर मौजूद है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर मौजूद है। इसमें क्या होगा, देखो हार्मोन आके बाइंड करेगा रिसेप्टर से, इस बार रिसेप्टर कहाँ है, सेल के बाहर के सेल के अंदर। इंट्रासेल्यूलर पढ़ना है ना, इंट्रासेल्यूलर में रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर है, न्यूक्लियस के अंदर जाके वो बाइंड कर गया, बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वहां भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना था फर्स्ट वाले में, यानी मेम्ब्रेन बाउंड वाले में भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना था, लेकिन उसमें जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना था वो सेल के मेम्ब्रेन पे बना था, यहां पे न्यूक्लियस के अंदर जाके बन रहा है। वहां पे जो हार्मोन था वो बाहर ही रह गया था, यहां पे हार्मोन अंदर तक जाएगा। उसके बाद जीनोम को स्टिमुलेट करेगा वो, यानी जो हमारा डीएनए है वो एमआरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बन गई और प्रोटीन अपना काम कर देगी। प्रोटीन ने अपना काम करा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हो गया। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये हमारा बायोकेमिकल रेस्पॉन्स, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हार्मोन बाहर ही रुक जाए, हार्मोन बाहर रुक गया और फिर अंदर हमारा सेकेंडरी मैसेंजर मैसेज को लेके गया, सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम आयन, IP3, ये सब हो सकते हैं। वो वाला सिस्टम होता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में। लेकिन एक सिस्टम हो सकता है कि हमारा डायरेक्ट जो हार्मोन है वो न्यूक्लियस के अंदर आके घुस जाए और न्यूक्लियस के अंदर आके हमारा कॉम्प्लेक्स बने, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बने। ऐसा वाली कंडीशन होती है हमारी इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।